Hey guys, welcome back on my YouTube channel. This is me, Dr. Sadaf Amreen, currently pursuing MD in Pathology. आज का वीडियो जो है कंटिन्यूशन है सेकेंडरी एमेनोरिया का। इन द प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी व्हाट इज सेकेंडरी एमेनोरिया एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो हम अपना शुरू करते हैं। व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया। इन्वेस्टिगेशन क्या कराना है हमें सेकेंडरी एमेनोरिया का। जब पेशेंट हमारे पास आएगी सबसे पहले हमने क्या कराना है, उसके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है। हो सकता है सेकेंडरी एमेनोरिया का कॉज प्रेगनेंसी भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमने कराना है सीरम TSH एंड प्रोलैक्टिन। फिर उसके बाद कराना है हमें एक्सरे, TCT, MRI। ये सब चीज़ हम क्यों कराना है, ताकि कोई सेलर ट्रशिका वाला कॉज है तो उसको रूल आउट कर सकें। अगर हमने सारे इन्वेस्टिगेशन कराए, इनमें कोई एबनॉर्मल निकला, यानी कि अगर TSH बढ़ा हुआ, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ या फिर एबनॉर्मल सेलर निकला, तो क्या हुआ, पेशेंट को क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर उसे कोई पिट्यूटरी एडिनोमा है। अगर इन सारे इन्वेस्टिगेशन को कराने के बाद पेशेंट के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं निकली, यानी सब कुछ नॉर्मल आया, तो हमने कराना है फिर प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट। प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट क्या है, इसमें पेशेंट को जो होता है ओरली या फिर इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो विड्रॉल ब्लीडिंग होती है या नहीं होती है। अगर जो होता है पेशेंट को विड्रॉल ब्लीडिंग प्रेजेंट है, विड्रॉल ब्लीडिंग का मतलब ये है जब तक पेशेंट को हम प्रोजेस्टेरॉन देते रहेंगे कुछ नहीं होगा। जब उसके बाद हम प्रोजेस्टेरॉन देना बंद कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाएगी। यानी उस ब्लीडिंग को जो बोला जाता है, यानी जो ड्रग डिपेंडेंट थी, जब तक ड्रग चल रही थी, प्रोजेस्टेरॉन चल रही थी तो ब्लीडिंग नहीं थी, जब प्रोजेस्टेरॉन को छोड़ दिया गया तो उसके बाद ब्लीडिंग हो गई। तो इस तरह की ब्लीडिंग जो होती है उससे बोला जाता है विड्रॉल ब्लीडिंग। यानी अगर उसको पेशेंट को विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है प्रोजेस्टेरॉन को छोड़ने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि उसकी HPO एक्सिस जो होती है वो हमारी इंटैक्ट है, यानी उसके HPO एक्सिस के अंदर कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि पेशेंट के अंदर जो होता है E2 यानी एस्ट्राडियोल का जो होता है लेवल जो होता है नॉर्मल है या नहीं है, यानी उसका पेशेंट का जो एस्ट्राडियोल का लेवल है ग्रेटर दैन 30 pg/ml है या नहीं है। अगर पेशेंट का जो होता है एस्ट्राडियोल का लेवल नॉर्मल है तो उसके बाद हम कराएंगे FSH और LH, यानी उसका FSH और LH का लेवल चेक करेंगे। अगर LH का लेवल जो होता है 10 MIU/ml से ज़्यादा है और LH और FSH का रेशियो जो होता है 3 से ज़्यादा है, तो फिर उसके बाद हम पेशेंट के अंदर कराएंगे पेल्विक USG, यानी फिर उसके अंदर हमें कराना है पेशेंट का पेल्विक USG, यानी अल्ट्रासाउंड कराएंगे। जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो पेशेंट के अंदर आएगा PCOS, यानी जो सेकेंडरी एमेनोरिया का कॉज निकल के आएगा PCOS। अगर पेशेंट के अंदर जो होता है प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट करने पे विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होती है, यानी जब तक हमने प्रोजेस्टेरॉन दिया पेशेंट को, ठीक है, उसके बाद जब हमने प्रोजेस्टेरॉन देना छोड़ दिया तो उसके बाद भी उसको ब्लीडिंग नहीं हुई, तो उसको बोलेंगे विड्रॉल ब्लीडिंग इज एब्सेंट, यानी कि पेशेंट के अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर जो होते हैं वो एब्सेंट है, यानी लॉस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर। पेशेंट के अंदर जो एंडोमेट्रियम है वो डिजीज एंडोमेट्रियम है। फिर उसके बाद हम क्या कराएंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट अब पेशेंट के अंदर हम कराएंगे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट। इसके अंदर दो सूरतें हो सकती हैं। जब पेशेंट के अंदर हम जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट कराएंगे तो उसकी वजह से ब्लीडिंग या तो हो सकती है या नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग नहीं होगी तो यानी कि उसके अंदर क्या है, उसकी जो एंडोमेट्रियम है वो नॉन फंक्शनल है और यूट्रस के अंदर क्या है, सिनाइकी प्रेजेंट है। तो हमने क्या करना है, फिर उस कराएंगे हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी किस लिए करा है, ताकि हम कंफर्म कर सकें, रूल आउट कर सकें कि उसके अंदर सिनाइकी प्रेजेंट है या नहीं है। सिनाइकी किसे बोला जाता है, एडिशन को बोला जाता है। और अगर पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट करने से, तो उसका मतलब क्या है, उसकी जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की वो रिस्पॉन्सिव है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लिए, और जो E2 प्रोडक्शन है वो जो होता है लोहे लेस देन 30 pg/ml है। अब जब किसी के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या कराना है, FSH और LH का लेवल चेक करना है। अगर FSH LH का लेवल हाई आ रहा है, यानी FSH जो होता है ग्रेटर देन 40 MIU/ml आ रहा है, तो यानी उसके अंदर क्या है, ओवेरियन फेल्योर है, रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम है। अगर पेशेंट की जो होता है लेस देन एज 30 ईयर्स है, यानी जिनके अंदर FSH का लेवल ज़्यादा आ रहा है, वो फीमेल जो होती हैं, अगर वो 30 से कम की हैं तो उसके अंदर क्या कराएंगे, फिर हम कैरियोटाइपिंग कराएंगे। अगर पेशेंट के अंदर FSH और LH का लेवल लो आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है, यानी LH का लेवल जो होता है लेस देन 5 MIU/ml आ रहा है, यानी पेशेंट के अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमिक या फिर पिट्यूटरी लीजन है या फिर कोई पिट्यूटरी डिस्फंक्शन है, तो इसके बाद क्या कराएंगे हम, पेशेंट के अंदर GnRH डायनामिक टेस्ट किया जाता है। GnRH डायनामिक टेस्ट के अंदर अगर ये पॉजिटिव आता है पेशेंट के अंदर, तो यानी कि उसके अंदर हाइपोथैलेमिक कोई कॉज है, और अगर पेशेंट के अंदर नेगेटिव आता है GnRH डायनामिक टेस्ट, तो उसके अंदर क्या है, कोई ना कोई पिट्यूटरी कॉज है। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। सो हमने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराए सेकेंडरी एमेनोरिया के अंदर। सबसे पहले हमने क्या कराया, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट जो होते हैं, जितने भी हार्मोनल टेस्ट होते हैं ये ब्लड टेस्ट होते हैं। उसके बाद हमने क्या कराया, अल्ट्रासाउंड कराया है, CT स्कैन भी कराया, हेटेरोस्कोपी कराया, लेप्रोस्कोपी और कैरोटाइपिंग। तो आपको ये इन जनरल याद रखने हमने कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराएं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में क्या करना है, हमें ट्रीटमेंट जो करना है पेशेंट का जो कॉज है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे GnRH। अगर पेशेंट के अंदर कोई भी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिस्फंक्शन अगर मिलता है हमें इन्वेस्टिगेशन में, तो उसमें क्या देना है, हमें GnRH देना है।
और एग्जाम्पल अगर किसी को ड्रग इंड्यूस हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है तो इसके अंदर क्या है, वो जो ड्रग हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कॉज कर रही है उसको स्टॉप कर देंगे या फिर उस ड्रग की जगह कोई और ड्रग चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमोक्रिप्टीन जो या फिर लॉन्ग एक्टिंग डेरिवेटिव देते हैं, ज़्यादातर जो होता है इफेक्टिव होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। ब्रोमोक्रिप्टीन ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है या फिर लॉन्ग एक्टिव डेरिवेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलता है ये इफेक्टिव होते हैं, उनसे उनका जो होता है सेकेंडरी एमेनोरिया जो होता है ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम कर सकते हैं एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों देना है, जिन लोगों के अंदर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर हम एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। अगर किसी के अंदर एस्ट्रोजन की जो होता है कमी होगी तो क्या मिलेगा हमें उसके अंदर सिम्टम्स मिलेंगे, हॉट फ्लैशेस मिलेंगे, लॉस ऑफ ब्रेस्ट मास मिलेगा, ड्राइनेस ऑफ वजाइना मिलेगी। अगर ये सारे सिम्टम प्रेजेंट हैं तो यानी कि उसके अंदर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है। अब जब किसी को एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो हमें क्या देना है उसे, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर पेशेंट को माइक्रोएडिनोमा या फिर मैक्रोएडिनोमा है जो कि प्रोलैक्टिन के लेवल के बढ़ने की वजह से हो रहा है तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम ड्रग देंगे उसको, कोई भी मेडिसिन देंगे। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम एडिनेक्टोमी कर सकते हैं या रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का जो होता है सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ा है, यानी उसके अंदर नॉर्मल क्या होगा, सीरम प्रोलैक्टिन कितना होता है 25 नैनोग्राम पर ml नॉर्मल होता है और अप टू 100 नैनोग्राम पर ml माना जाता है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। और अगर 100 से भी ऊपर जाता है तो कंसिडर किया जाता है कि कोई ना कोई ट्यूमर है। अगर किसी को हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया यानी मीन्स परसिस्ट हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इन द नॉन प्रेग्नेंट एंड नॉन लैक्टेटिंग वुमेन, यानी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है जबकि वो ना तो प्रेग्नेंट है ना ही वो लैक्टेट कर रही है, यानी ये हुआ एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन हुई। उसके अलावा क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, कोई चेस्ट वॉल इंजरी हो सकती है, एम्प्टी शेलर ट्रशिका हो सकता है, हाइपोथैलेमिक कोई ट्यूमर हो सकता है, पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, या फिर हेड इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है, पीसीओडी हो सकती है, कोई केस हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकती है, या फिर लीवर या फिर कोई भी क्रोनिक रीनल डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से क्या होता है सीरम प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है। नॉर्मल कितना है सीरम प्रोलैक्टिन लेवल 25 नैनोग्राम पर ml, और अगर हमारा 100 तक है किसी का लेवल तो 100 तक माना जाएगा हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, और 100 से भी अगर ऊपर जा रहा है किसी का प्रोलैक्टिन का लेवल तो कंसीडर किया जाएगा उसे कोई ना कोई ट्यूमर है। अगर किसी के अंदर जो है सीरम प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम मिलेंगे, पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलेगा गैलेक्टोरिया, जो कि 50% पेशेंट के अंदर गैलेक्टोरिया देखने को मिलता है। इनफर्टिलिटी मिलेगी, एब्रॉर्शन मिलेगा, हेडेक मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस मिलेगा। हेडेक और विजुअल डिस्टर्बेंस इसलिए मिल रहा है क्योंकि क्या कर रहा है वो ऑप्टिक नर्व को जाकर प्रेस कर रहा है, ऑप्टिक नर्व को प्रेस कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है, हेडेक हो रहा है। लॉस ऑफ लिबिडो मिलेगा, इंपोटेंसी मिलेगी, इनफर्टिलिटी मिलेगी। लॉस ऑफ लिबिडो, इम्पोटेंसी ऑफ इनफर्टिलिटी, ये जो होते हैं हमारे सारे सिम्टम किसके अंदर देखने को मिलते हैं, मेल्स के अंदर। यानी हमें क्या क्या सिम्टम मिलेंगे अगर सीरम प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ होगा। 50% पेशेंट ऐसे होंगे जिनके अंदर क्या होगा, गैलेक्टोरिया होगा, इनफर्टिलिटी होगी, एबॉर्शन होगा, ठीक है, हेडेक होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि जो कि ट्यूमर वगैरह है हो रहे हैं जो कि 100 लेवल ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो प्रेस कर रहे हैं ऑप्टिक नर्व को जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है और हेडेक हो रहा है। अगर कोई मेल होगा तो उसके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो मिलेगा, इंपोटेंसी मिलेगी, इनफर्टिलिटी मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट की। प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर ओरल जो होता है टैबलेट दी जाती है मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, यानी प्रोजेस्टेरॉन की कितनी देते हैं, 10 मिलीग्राम डेली देते हैं फॉर 5 डेज़ के लिए, या फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन के इन ऑयल 100 मिलीग्राम इंटरमस्कुलरली दिए जाते हैं, ठीक है। इनको देने से क्या होता है, जब तक हम देते रहते हैं तो कुछ नहीं होता, जब इन्हें देना बंद करते हैं यानी 5 डेज हमारे पूरे हो जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है 2 से 7 दिन के अंदर, ठीक है। यानी अगर हमारी कोई विड्रॉल ब्लीडिंग हो गई इसका मतलब ये हुआ एमेनोरिया जो होता है पेशेंट को किसी वजह से हो रहा था, एनोवल्यूशन की वजह से हो रहा था। उसके बाद जो कॉमन कॉज हो रहा है इसकी वजह से क्यों इस तरीके से हुआ, यह इसका कॉमन कॉज जो होता है हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन, यानी हाइपोथैलेमस के अंदर कोई ना कोई डिस्फंक्शन था, यानी क्या था पेशेंट के अंदर पीसीओडी थी। पीसीओडी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन। हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन किसकी वजह से हो सकते हैं, हो सकता है कोई स्ट्रेस हो या कोई ड्रग हो सकती है जो कि हाइपोथैलेमस के फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं, या फिर पोस्ट पिल एमेनोरिया हो सकता है, या फिर कोई यंग गर्ल है या वर्किंग वूमेन है उनके अंदर भी देखने को मिलता है हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन, या फिर कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन के लिए। इन्वेस्टिगेशन में हमने एफएसएच और एलएच की लेवल की बात की थी, यानी अगर एफएसएच और एलएच का लेवल हाई होगा, यानी हाई कब बोला जाएगा, जब 40 से लेकर 50 MIU पर ml से अगर ज़्यादा होगा एफएसएच एलएच का लेवल, तो यानी ये क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक है किसके लिए, ओवेरियन फेल्योर, यानी पेशेंट के अंदर क्या होता है, कोई ओवरी फेल्योर है, या फिर कोई कहता है सीरियल असेसमेंट के लिए। मोस्टली जो होती हैं फीमेल जो होती है जिनके अंदर हाई मिलता है, इतना लेवल मिलता है, वो कितने एज की होती हैं, 40 ईयर्स की होती हैं, यानी प्रीमेच्योर उनके अंदर क्या है, ओवेरियन फेल्योर हुआ है। 10 से 15% जो पेशेंट होती है गोनेडोट्रोपिक रेजिस्टेंट ओवरीज की होती हैं, या फिर ऑटोइम्यून कोई ओवेरियन फेल्योर हो सकता है। नॉर्मल जो होता है प्रोमोडल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बट ग्रेनुलोसा जो होते हैं आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एफएसएच, यानी
जिनके अंदर जो होता है FSH और LH का लेवल बढ़ा हुआ है, उनके अंदर जो होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जो ग्रैंडोसा है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है FSH के लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उन्हें सेकेंडरी एमेनोरिया हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर LH और FSH का लेवल जो होता है नॉर्मल आ रहा है या लो आ रहा है। नॉर्मल और लो जब बोला जाएगा जब पेशेंट का जो होता है LH लेवल जो होता है कितना होगा, लेस देन 5 MIU पर ml होगा, यानी कोई इसको हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी लीजन हुआ है या डिस्फंक्शन हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम कराते हैं फिर GnRH डायनेमिक टेस्ट। अगर GnRH डायनेमिक टेस्ट जो होता है पॉजिटिव आता है तो यानी उसके अंदर कहाँ डिफेक्ट है, हाइपोथैलेमस के अंदर डिफेक्ट है, और अगर नेगेटिव आता है तो ये क्या है, एक पिट्यूटरी डिफेक्ट है। GnRH डायनेमिक टेस्ट यानी डिफरेंशिएट करने के लिए हुआ कि हाइपोथैलेमस में डिफेक्ट है या पिट्यूटरी के अंदर डिफेक्ट है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास सेकेंडरी एमेनोरिया की आ रही है तो उसके अंदर हमने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, उसके बाद उसको कैसे ट्रीट करना है। आई होप गाइस आपको अब समझ आ गया होगा अगर कोई पेशेंट आपके पास सेकेंडरी एमेनोरिया की आएगी तो आपको कैसे ट्रीट करना है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।